कंपैरेटिव मेथड एंड स्ट्रेटजी ऑफ कंपैरिजन। मीनिंग ऑफ कंपैरेटिव मेथड क्या होता है? तो कंपैरेटिव मेथड इज अ सिस्टमैटिक वे ऑफ स्टडिंग पॉलिटिकल सिस्टम्स बाय कंपेयरिंग सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस. It helps us in understanding how and why political institutions and processes vary across the countries. This method is central to comparative politics. Now, let's talk about the importance of comparative method. So, what is the importance of comparative method? It helps in better understanding of political systems. It explains the patterns of political behavior. It assists in theory building. It helps to identify causes of political stability or change. Useful for the policy evaluation. उसके बाद evolution of comparative method. Traditional approach focus on constitutional and legal institutions. Modern approach includes social, economic and cultural factors. Now next is what is comparison. So comparison means examining two or more political systems to identify similarities, differences and patterns. It is not random. It follows scientific rules. Strategies of comparison. Strategies refer to how comparison is carried out. उसके बाद next जो है वो क्या है? Single country study. It focuses on one political system used for in-depth understanding. एग्जाम्पल हो जाएगा इसमें स्टडी ऑफ इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम. नेक्स्ट है इसमें टू कंट्री कंपैरिजन. कंपैरिजन बिटवीन टू कंट्रीज. इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग क्लियर सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस. एग्जाम्पल हो जाएगा इसमें इंडिया एंड यूके पार्लियामेंट्री सिस्टम्स. फिर नेक्स्ट है मल्टी कंट्री कंपैरिजन. इट इन्वॉल्व्स मैनी कंट्रीज. इट यूज्ड फॉर फॉर्मिंग जनरल थ्योरीज. एग्जाम्पल हो जाएगा इसमें कंपेयरिंग डेमोक्रेसीज अक्रॉस द कंटिनेंट्स. फिर नेक्स्ट है मोस्ट सिमिलर सिस्टम्स डिज़ाइन MSSD. मोस्ट सिमिलर सिस्टम्स डिज़ाइन MSSD ये क्या है? Countries selected are very similar except one factor. It helps to identify the cause of difference. Example हो जाएगा इसमें इंडिया एंड पाकिस्तान. Similar history and different political outcomes. Next इसमें most different systems design. That is MDSD. Most different systems design MDSD. Countries selected are very different but share one common feature. It helps to identify the common factors. Example हो जाएगा इसमें USA and India as democracies despite differences. Variables in comparison. Independent variables cause economic culture. Dependent variables outcomes democracy and stability. Correct identification of variables is essential. प्रॉब्लम्स इन कंपैरेटिव मेथड्स कौन कौन सा है? तो डिफ़िकल्टी इन सेलेक्टिंग द केसेस, कल्चरल बायस और लैक ऑफ रिलायबल डाटा, ओवर जनरलाइजेशन. सिग्निफिकेंस फॉर द स्टूडेंट्स इसमें क्या है? हेल्प स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड ग्लोबल पॉलिटिक्स एंड इम्प्रूव्स एनालिटिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग एंड एसेंशियल फॉर द एग्जाम्स एंड रिसर्च. कंक्लूजन में क्या हो जाएगा इसमें? Teaching and summary. Comparative methods is the foundation of comparative politics. Different strategies helps in systematic comparison. Proper use leads to better political analysis. एग्रो में क्वेश्चन 20-20 मार्क्स के होते हैं. तो तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पे अगर क्वेश्चन आता है तो तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन विभिन्न की राजनीतिक संस्थाओं, प्रक्रियाओं और व्यवहारों की वैज्ञानिक तुलना से संबंधित है. इसका ऐतिहासिक विकास निम्नलिखित चरणों से समझा जा सकता है. प्राचीन काल. तुलनात्मक राजनीति की जड़ें प्राचीन यूनान में मिलती हैं. अरस्तु को तुलनात्मक राजनीति का जनक माना जाता है. उन्होंने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में 158 संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया. शासन के रूप. राजतंत्र, कुलीन तंत्र और लोकतंत्र का वर्गीकरण किया गया. यह दृष्टिकोण दार्शनिक और आदर्शवादी था. मध्यकाल और प्रारंभिक आधुनिक काल. मध्यकाल में राजनीतिक धर्म से प्रभावित थी. सेंट ऑगस्टीन और सेंट थॉमस एक्विनास ने राजनीति को नैतिकता से जोड़ा. मैकियावेली ने राजनीति को यथार्थवादी दृष्टि से देखा. मॉन्टेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ लॉज में शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत दिया. परंपरागत तुलनात्मक राजनीति. 19वीं और 20वीं शताब्दी के शुरुआत में यह दृष्टिकोण विकसित हुआ. जेम्स बाइस और एवी डाइसी प्रमुख विचारक थे. अध्ययन केवल पश्चिमी देशों की राजनीतिक संस्थाओं तक सीमित था. यह दृष्टिकोण संस्थागत, वर्णनात्मक और मानदंडात्मक था. आधुनिक तुलनात्मक राजनीति. द्वितीय विश्व युद्ध के बाद व्यवहारवाद का उदय हुआ. उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है डेविड ईस्टन, गैब्रियल आलमंड, सिडनी वर्बा प्रमुख विद्वान थे. विकासशील देशों, राजनीतिक संस्कृति, सहभागिता पर उन्होंने बल दिया.
इसका निष्कर्ष क्या निकला? तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन दार्शनिक दृष्टिकोण से विकसित होकर आज एक वैज्ञानिक, अनुभवजन्य और वैश्विक विषय बन चुका है। उपनिवेशवाद मुक्ति, डिकोलोनाइजेशन की प्रक्रिया। अब यहाँ पे क्या होता है तो देखिए, उपनिवेशवाद मुक्ति वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों ने औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की अगर हम बात करें तो द्वितीय विश्व युद्ध से पहले अधिकांश क्षेत्र यूरोपीय शक्तियों के अधीन थे। युद्ध के बाद औपनिवेशिक शक्तियां कमजोर हो गई। उपनिवेशवाद मुक्ति के कारण द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव और राष्ट्रीय आंदोलन का उदय, गांधी, नेहरू और नक्रुमा, संयुक्त राज्य संघ की भूमिका, शीत युद्ध की राजनीति, औपनिवेशिक शासन का आर्थिक बोझ। प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो शांतिपूर्ण संघर्ष भारत, सशस्त्र संघर्ष अल्जीरिया और वियतनाम, क्रमिक और स्वतंत्रता अफ्रीकी देश। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या है, प्रभाव की अगर बात करें तो नए राष्ट्रों का उदय, राजनीतिक अस्थिरता, विकास और राष्ट्र निर्माण की समस्याएं, नव उपनिवेशवाद की स्थिति। नेक्स्ट है उपनिवेशवाद मुक्ति ने विश्व राजनीति की संरचना बदली, किंतु स्वतंत्र देशों के सामने कई चुनौतियां उत्पन्न हुई। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है तुलनात्मक राजनीति में संस्थागत दृष्टिकोण। ये प्रश्न भी बनता है तो इसका मतलब क्या होगा? संस्थागत दृष्टिकोण राजनीतिक संस्थाओं, संविधान, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का अध्ययन करता है। इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं? औपचारिक संस्थाओं पर जोर देना, विधिक और संवैधानिक अध्ययन करना, मानदंडात्मक दृष्टिकोण, पश्चिमी देशों पर केंद्रित। प्रमुख विचारक कौन है इसके? अरस्तू, जेम्स ब्राइस, एवी डाइसी, वॉल्टर बेजेट। नेक्स्ट जो है वो क्या है, इसके गुण क्या हैं? तो संस्थाओं की गहरी समझ, संविधान के अध्ययन में उपयोगी, तुलनात्मक राजनीति की नींव। दोष क्या है इसके? राजनीति व्यवहार की उपेक्षा, विकासशील देशों के अध्ययन में असफल, सामाजिक आर्थिक कारकों की अनदेखी। निष्कर्ष क्या निकलता है इसका? संस्थागत दृष्टिकोण की सीमाओं के बावजूद यह तुलनात्मक राजनीति का आधार स्तंभ है। संक्षिप्त टिप्पणियों की अगर हम बात करें तो डिपेंडेंसी थ्योरी, निर्भरता का सिद्धांत। निर्भरता सिद्धांत के अनुसार विकासशील देशों का अविकास विकसित देशों द्वारा किए गए ऐतिहासिक शोषण का परिणाम है। प्रमुख विचारक है इसके आंद्रे गुंडर फ्रैंक, समीर अमीन और पॉल बारन। विश्व को केंद्र कोर और परिधि पेरिफेरी में विभाजित किया गया। अविकास पूंजीवाद द्वारा निर्मित स्थिति है। संसाधनों का प्रवाह परिधि से केंद्र की तरफ होता है। नव उपनिवेशवाद को बढ़ावा देता है। इसकी आलोचना कैसे होती है? आंतरिक कारणों की उपेक्षा, अत्यधिक आर्थिक दृष्टिकोण। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है? उदार लोकतंत्र की अवधारणा जो लिबरल डेमोक्रेसी है उसमें क्या होता है? उदार लोकतंत्र, उदारवाद और लोकतंत्र का संयोजन है। मुख्य तत्व क्या है इसके? कानून का शासन, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा, शक्तियों का पृथकीकरण, बहुदलीय व्यवस्था। प्रमुख विचारक क्या है? जॉन लॉक, J.S. मिल और टॉकविल। महत्व क्या है इसका? व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा, सत्ता पर नियंत्रण, राजनीतिक सहभागिता को बढ़ावा। आलोचना की अगर हम बात करें तो अभिजात वर्ग का प्रभुत्व, आर्थिक असमानता। नेक्स्ट जो है इसमें वो है राजनीति, अर्थव्यवस्था, दृष्टिकोण और इसकी प्रासंगिकता। इसका अर्थ क्या होगा? राजनीतिक, अर्थव्यवस्था, दृष्टिकोण, राजनीति और अर्थव्यवस्था के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करता है। प्रमुख विचारक की बात करें तो कार्ल मार्क्स, एडम स्मिथ और एंटोनियो ग्रामशी। मुख्य विशेषताओं की बात करें तो वर्ग संघर्ष पर बल, राज्य को आर्थिक हितों से जोड़कर देखना, पूंजीवाद और असमानता का विश्लेषण। उसके बाद प्रासंगिकता की इसमें बात करें तो विकास और अविकास को समझने में सहायक, नीति निर्माण की व्याख्या, तुलनात्मक अध्ययन में उपयोगी। निष्कर्ष में है यह दृष्टिकोण राजनीतिक व्यवस्था को समग्र रूप से समझने में सहायक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है समाजवादी राज्यों के समक्ष प्रमुख समस्याएं और चुनौती। समाजवादी राज्य का अर्थ ऐसे राज्य जहां उत्पादन के साधनों पर सामूहिक स्वामित्व होता है और योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था अपनाई जाती है। प्रमुख समस्याएं कौन कौन सी है? तो आर्थिक अक्षमता, राजनीतिक स्वतंत्रता का अभाव, केंद्रीकृत नौकरशाही, तकनीकी पिछड़ापन, सोवियत संघ का विघटन। राजनीतिक चुनौतियां कौन कौन सी है? तो एक दलीय शासन, असहमति का दमन, लोकतांत्रिक जवाबदेही का अभाव। आर्थिक चुनौतियों की अगर हम बात करें तो वस्तुओं की कमी, कम उत्पादकता, केंद्रीय योजनाओं की असफलता। निष्कर्ष क्या निकलेगा? समाजवाद समानता का लक्ष्य लेकर चला, परंतु संरचनात्मक कठोरता के कारण कई देशों में यह असफल रहा। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, तुलनात्मक राजनीति के विकास की व्याख्या कीजिए। तुलनात्मक राजनीति का विकास राजनीति विज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा के रूप में हुआ है। इसका उद्देश्य विभिन्न देशों की राजनीतिक प्रणालियों का तुलनात्मक अध्ययन करना है।
प्राचीन काल में अरस्तु को तुलनात्मक राजनीति का जनक माना जाता है। उन्होंने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में 158 नगर राज्यों के संविधान का तुलनात्मक अध्ययन किया। परंपरागत चरण 19वीं शताब्दी तक में तुलनात्मक अध्ययन मुख्यतः पश्चिमी देशों की सरकारों और संविधानों तक सीमित था। इस काल में ऐतिहासिक और कानूनी दृष्टिकोण प्रमुख था। आधुनिक चरण द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में तुलनात्मक राजनीति का दायरा विस्तृत हुआ। एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के नव स्वतंत्र देशों का अध्ययन भी शामिल हुआ। इसमें व्यवहारवादी दृष्टिकोण, संरचनात्मक, कार्यात्मक दृष्टिकोण और प्रणाली दृष्टिकोणों का विकास हुआ है। आज तुलनात्मक राजनीति राजनीतिक व्यवहार, संस्कृति, विकास और शासन की प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करती है। तुलना की विधि के रूप में केस स्टडी की चर्चा कीजिए। केस स्टडी तुलनात्मक राजनीति की एक महत्वपूर्ण पद्धति है जिसमें किसी एक देश, संस्था या राजनीतिक घटना का गहन अध्ययन किया जाता है। इस विधि में किसी विशेष राजनीतिक व्यवस्था को उसके सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संदर्भ में समझा जाता है। उदाहरण के लिए भारत की संघीय व्यवस्था का अध्ययन एक केस स्टडी के रूप में किया जा सकता है। विशेषताएं, गहन और विस्तृत अध्ययन, ऐतिहासिक और समकालीन दोनों दृष्टिकोणों का उपयोग, गुणात्मक विश्लेषण पर आधारित। उसके बाद नेक्स्ट जो है इसमें क्या है, महत्व की अगर बात करें तो जटिल राजनीतिक प्रक्रियाओं की बेहतर समझ, सिद्धांत निर्माण में सहायक, सीमाओं की अगर हम बात करें तो सामान्यीकरण कठिन, तुलना की सीमा सीमित, फिर भी यह विधि तुलनात्मक राजनीति में अत्यंत उपयोगी मानी जाती है। नेक्स्ट, तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में संस्थागत दृष्टिकोण की समीक्षा कीजिए। संस्थागत दृष्टिकोण तुलनात्मक राजनीति का एक परंपरागत दृष्टिकोण है। इसमें औपचारिक राजनीतिक संस्थाओं जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का अध्ययन किया जाता है। इस दृष्टिकोण में संविधान, कानून और सरकारी संरचनाओं पर अधिक ध्यान दिया जाता है। यह दृष्टिकोण मानता है कि संस्थाएं राजनीतिक व्यवहार को नियंत्रित करती हैं। विशेषताएं, कानूनी और संवैधानिक अध्ययन, औपचारिक संस्थाओं पर बल और ऐतिहासिक विश्लेषण। उसके बाद सीमाओं की अगर हम बात करें तो अनौपचारिक शक्तियों की उपेक्षा, राजनीतिक व्यवहारों की अनदेखी। आधुनिक तुलनात्मक राजनीति में यह दृष्टिकोण अकेला पर्याप्त नहीं माना जाता, फिर भी इसकी बुनियादी भूमिका है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या है, यहाँ पे प्रणाली दृष्टिकोण, सिस्टम अप्रोच की उत्पत्ति और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की व्याख्या कीजिए। प्रणाली दृष्टिकोण की विकास द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ। डेविड ईस्टन इसके प्रमुख प्रवर्तक थे। इस दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति को एक प्रणाली के रूप में देखा जाता है जिसमें इनपुट, मांगे, समर्थन, प्रक्रिया, आउटपुट, नीतियां, निर्णय और फीडबैक शामिल होते हैं। यह दृष्टिकोण व्यवहारवादी आंदोलन से प्रभावित है और राजनीतिक प्रक्रिया को वैज्ञानिक ढंग से समझने का प्रयास करता है। इसने तुलनात्मक राजनीति को अधिक व्यापक, गतिशील और विश्लेषण बनाया है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या है, अविकास, अंडर डेवलपमेंट और निर्भरता, डिपेंडेंसी की बात करें तो अविकास का मतलब है आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास का अभाव। निर्भरता सिद्धांत के अनुसार अविकसित देशों का पिछड़ापन विकसित देशों के शोषण का परिणाम है। आंद्रे गुंडर, फ्रैंक और समीर अमीन इस सिद्धांत के प्रमुख विचारक हैं। इसके अनुसार विकसित देश केंद्र अविकसित देशों परिधि का संसाधनों के माध्यम से शोषण करते हैं। यह सिद्धांत नव उपनिवेशवाद और वैश्विक असमानता को समझने में सहायक है। नेक्स्ट है उदार लोकतंत्र, लिबरल डेमोक्रेसी। उदार लोकतंत्र एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें स्वतंत्र चुनाव, कानून का शासन, मौलिक अधिकार और शक्तियों का पृथक्करण होता है। इसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता और समानता पर बल दिया जाता है। अमेरिका और ब्रिटेन इसके प्रमुख उदाहरण हैं। यह व्यवस्था नागरिक स्वतंत्रताओं की रक्षा करता है, लेकिन आलोचकों के अनुसार यह पूंजीपति वर्गों के हितों की रक्षा करती है। नेक्स्ट जो है वो क्या है, पूंजीवाद की आलोचना के रूप में समाजवाद। समाजवाद पूंजीवाद की असमानताओं और शोषण की आलोचना करता है। कार्ल मार्क्स इसके प्रमुख विचारक हैं। समाजवाद उत्पादन के साधनों पर सामूहिक स्वामित्व और सामाजिक समानता पर बल देता है। इसका उद्देश्य वर्गहीन समाज की स्थापना है। उपनिवेशवाद से मुक्ति, डीकोलोनाइजेशन। उपनिवेशवाद से मुक्ति की प्रक्रिया द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तेज हुई। एशिया और अफ्रीका के कई देशों ने स्वतंत्रता प्राप्त की। भारत 1947 इसका प्रमुख उदाहरण है। इस प्रक्रिया ने विश्व राजनीति में नए राष्ट्रों को जन्म दिया। नेक्स्ट है संसदीय सर्वोच्चता, पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी क्या है, व्याख्या कीजिए। संसदीय सर्वोच्चता का मतलब होता है कि संसद सर्वोच्च कानून निर्माण संस्था है। ब्रिटेन में यह सिद्धांत पूर्ण रूप से लागू है। इस सिद्धांत के अनुसार संसद किसी भी कानून को बना, संशोधित या समाप्त कर सकती है और कोई भी संस्था संसद से ऊपर नहीं है।
आगे है चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की भूमिका का संक्षिप्त विवरण दीजिए। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति है। 1949 में माओ त्से तुंग के नेतृत्व में इसकी स्थापना हुई। यह पार्टी सरकार, सेना और समाज पर नियंत्रण रखती है। नीति निर्माण और प्रशासन में इसकी निर्णायक भूमिका होती है।